नमस्कार दोस्तों, द वैल्यू रिवीजन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एमपीपीएससी जिला दर्शन मास्टर सीरीज और इस सीरीज में आज का जिला है ग्वालियर। इस वीडियो को देखने के बाद ग्वालियर जिले से जुड़े लगभग सभी एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स आपको एक ही जगह स्पष्ट हो जाएंगे और कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ आएंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, करंट अफेयर्स तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से ग्वालियर जिले को समझेंगे। तो चलिए अब ग्वालियर जिले की ऐतिहासिक विकास से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम ग्वालियर के ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ महलों की सुंदरता या तारीखें रटने पर नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करना है जिसने इस शहर को सदियों तक भारत की ढाल बनाए रखा। भारत की ढाल, ये बहुत ही सटीक शब्द है और मुझे लगता है कि किसी भी शहर का इतिहास समझने के लिए सबसे पहले उसके नामकरण को देखना चाहिए। मतलब जैसे किसी इंसान के अलग अलग दौर में अलग अलग नाम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ग्वालियर के भी कई प्राचीन नाम रहे हैं। एकदम सही। और सोर्सेज में इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे कि गोपाचल, गोपगिरी, गोप पर्वत, गोपाद्री और गोपराष्ट्र। अच्छा, तो अगर हम इन सब नामों को ध्यान से देखें तो इनमें एक पैटर्न दिखता है। गोप शब्द कॉमन है जिसका सीधा सा अर्थ है ग्वालों या गोपियों की भूमि। हाँ, जो उस समय की जो कृषि और पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था थी उसको दर्शाता है। लेकिन इसका जो वर्तमान नाम है ग्वालियर, उसके पीछे एक बहुत ही रोचक किंवदंती है। वो ऋषि गालव वाली कहानी, राइट? बिल्कुल। 8वीं शताब्दी की बात है। हालांकि कुछ सोर्सेस इसे 3री शताब्दी या 600 ईस्वी भी बताते हैं। एक सीकरवार राजपूत राजा थे, सूरत सेन। हाँ, राजा सूरत सेन। दुर्भाग्य से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। तब ग्वालेपा, जिन्हें गालब ऋषि भी कहा जाता है, उन्होंने राजा का इलाज किया और उन्हें ठीक कर दिया। ओहो, तो मतलब उन्हीं के सम्मान में राजा ने ये शहर बसाया। हाँ, कृतज्ञता के रूप में इस शहर का नाम ग्वालियर रखा गया। ये तो हुई नाम की बात। लेकिन अगर हम राजनीतिक इतिहास पर आएं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही यहाँ हलचल शुरू हो गई थी। मतलब ये लगातार बदलता रहा है। पहले पाटलिपुत्र के नाद राजवंश का शासन था, है ना? सही कहा। फिर 1ली शताब्दी में नागवंश आया, फिर 3री शताब्दी में कुषाण आए और फिर 467 ईस्वी तक आते आते ये गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया। एक मिनट, एक ही सांस में इतने सारे राजवंश। मतलब ग्वालियर उस समय एक चेस बोर्ड की तरह बन गया था। पर ऐसा क्या था यहाँ जो हर कोई इसे जीतना चाहता था? इसका सबसे बड़ा कारण था इसका भूगोल। देखिए, समुद्रगुप्त के समय में ये उत्तर और मध्य भारत की व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। मतलब एक तरह का चोक पॉइंट था। जो यहाँ कब्जा करेगा, व्यापार उसी का होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब था। लेकिन क्या इन प्राचीन साम्राज्यों ने कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य पीछे छोड़े हैं? हमारे नोट्स में एक हूण शासक के अभिलेख का जिक्र है। हाँ, आप मिहिरगुल के ग्वालियर अभिलेख की बात कर रहे हैं। ये 520 ईस्वी का है। राइट, 520 ईस्वी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसमें मिहिरकुल ने अपने पिता तोरमाण का जिक्र किया है। मतलब ये इस बात का सबूत है कि विदेशी हूण आक्रमणकारी गुप्त साम्राज्य को भेद कर मध्य भारत के इतने अंदर तक आ चुके थे। बाप रे। और फिर इसके बाद 9वीं शताब्दी की ग्वालियर प्रशस्ति का भी उल्लेख मिलता है। बिल्कुल। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का दौर था और इस प्रशस्ति को बालादित्य ने संस्कृत में लिखा था। और शायद इसी में उन्होंने अपनी वंशावली को भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी से जोड़ा है। एकदम सही फैक्ट है। मतलब सत्ता को देवीय रूप देने की कोशिश थी। खैर, पुरातात्विक साक्ष्यों में एक फैक्ट जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है वो है किले के अंदर स्थित चतुर्भुज मंदिर। अरे हाँ, जिसे जीरो मंदिर भी कहते हैं। बिल्कुल। मतलब आप सोचिए, 1500 साल पुराना शून्य या जीरो का दूसरा सबसे पुराना लिखित साक्ष्य इसी मंदिर में है। ये सच में अमेजिंग है। मतलब बाहर सत्ता के लिए तलवारें चल रही हैं और अंदर कोई गणितज्ञ पत्थरों पर शून्य उकेर रहा है। यही तो इस शहर की आत्मा है। अब प्राचीन काल से आगे बढ़कर मध्यकालीन इतिहास की ओर चलते हैं, जब ग्वालियर सचमुच पत्थरों का एक अजय दुर्ग बन रहा था। 8वीं से 10वीं सदी का वो दौर जब गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए इसे भारत की ढाल बनाया था। हाँ, और उसी दौरान प्रसिद्ध तेली का मंदिर भी बनवाया गया था। लेकिन 950 ईस्वी के आसपास यहाँ कच्छप घात राजवंश का राज आ गया। और शायद वज्रदामन ने कन्नौज से ग्वालियर को छीना था, राइट? बिल्कुल सही। और इसी वंश के राजा महिपाल ने 1093 ईस्वी में वो मशहूर सास बहु मंदिर बनवाया था,
जिसका मूल नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है। पर इसके बाद तो दिल्ली सल्तनत की नजर पड़ गई इस पर। 1196 में सुलक्षणा पाल कुतुबुद्दीन ऐबक से हार गए थे। हाँ, लेकिन दिल्ली के सुल्तानों के लिए इस पर कब्जा बनाए रखना आसान नहीं था। इल्तुतमिश का 1231 का वाकया ही देख लीजिए। अरे हाँ, वो 11 महीने की घेराबंदी वाला वाकया। बिल्कुल। इल्तुतमिश को पूरे 11 महीने तक किले को घेर कर रखना पड़ा था। मतलब ये बहुत हैरान करने वाली बात है। एक खड़ी चट्टान पर किला है और 11 महीने तक बिना बाहरी पानी के अंदर लोग सरवाइव कर रहे थे। ये वहाँ के वाटर हार्वेस्टिंग और बावर्ड सिस्टम की खूबी थी। खैर, इसके बाद ग्वालियर के इतिहास का शायद सबसे सुनहरा दौर आता है, तोमर वंश का काल, जो 1394 में वीर सिंह देव तोमर ने स्थापित किया था। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे प्रतापी राजा हुए वो थे राजा मानसिंह तोमर। उनका युग 1486 से 1516 तक रहा। और उन्होंने ही अपनी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल और मान मंदिर महल बनवाया था। सिर्फ इमारतें ही नहीं, राजा मानसिंह ने मान कुतूहल नामक एक संगीत ग्रंथ भी लिखा। मतलब इसी समय उस प्रसिद्ध ग्वालियर घराने की नींव पड़ी थी। क्या बात है। लेकिन ये स्वर्ण काल खत्म कैसे हुआ? 1518 में, जब अंतिम तोमर शासक विक्रमादित्य इब्राहिम लोदी से हार गए और बाद में 1526 में पानीपत में लड़ते हुए मारे गए। और फिर मुगलों की एंट्री होती है। बाबर ने तो इसे देखकर वो मशहूर बात कही थी कि ये हिंद के किलों के हार का मोती है। मोती तो कहा, लेकिन मुगलों ने इसका एक बहुत डार्क इस्तेमाल किया। इस अभेद्य किले को उन्होंने एक राजनीतिक जेल बना दिया था। हाँ, मतलब जो किला दुश्मनों को बाहर रोकने के लिए था, वो राजनीतिक बंदियों को अंदर कैद करने के काम आने लगा। बिल्कुल। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद जी को भी यहीं कैद किया गया था। और आज उसी जगह पर शायद दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है ना? एकदम सही। बीच में कुछ समय सूरी वंश जैसे शेरशाह और हेमू ने भी यहाँ से संचालन किया। फिर 18वीं सदी में सिंधिया वंश का उदय होता है, जिनकी स्थापना राणोजी सिंधिया ने 1731 में उज्जैन में की थी। हाँ, उज्जैन में। लेकिन 1810 में दौलतराव सिंधिया ने रणनीतिक कारणों से अपनी राजधानी को उज्जैन से ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया। और यहीं से ग्वालियर की कहानी उस बड़े ज्वालामुखी तक पहुंचती है, 1857 की क्रांति। और इस क्रांति में ग्वालियर का रोल बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। देखिए, शासक महाराजा जयाजीराव सिंधिया जो थे, वो अंग्रेजों के वफादार रहे। पर जो उनकी सेना थी ना, ग्वालियर कॉन्टिजेंट, उसने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया। बिल्कुल। अब सवाल ये था कि जब राजा अंग्रेजों के साथ है, तो सेना को लड़ने के लिए पैसा कहाँ से मिल रहा था? और यहीं पर अमरचंद बाठिया जी की कहानी आती है, जिन्हें ग्वालियर का मंगल पांडे भी कहा जाता है। वो सिंधिया के कोषाध्यक्ष थे। और उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए राजकोष के दरवाजे क्रांतिकारियों के लिए खोल दिए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने उन्हें ग्वालियर के सर्राफा बाजार में एक नीम के पेड़ पर फांसी दे दी। बहुत ही दुखद। पर इसी उथल-पुथल में जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किले पर कब्जा भी कर लिया था। हाँ, लेकिन वो कब्जा लंबे समय तक नहीं टिक सका। 17 और 18 जून 1858 को फूलबाग क्षेत्र में कैप्टन हेन्स और ह्यू रोज की सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। मतलब 1857 के बाद तो अंग्रेजों का सीधा कंट्रोल हो गया। और फिर सीधे स्वतंत्रता के समय आते हैं, 28 मई 1948, जब ग्वालियर का मध्य भारत प्रांत में विलय कर दिया गया। और उस समय शासक थे जीवाजीराव सिंधिया। हाँ, जो 1948 से 56 तक मध्य भारत के पहले राज प्रमुख रहे और ग्वालियर को मध्य भारत की विंटर कैपिटल यानी शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। चलिए, ये तो राजनैतिक टाइमलाइन हो गई, लेकिन ग्वालियर की धरती ने कई ऐसे महान व्यक्तित्व दिए हैं जिन्हें एग्जाम के नजरिए से जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे झलकारी बाई, वो कोली समुदाय से थीं और रानी लक्ष्मीबाई की जो महिला सेना थी, दुर्गा दल, उसकी सेनापति थी। हाँ, और इन्होंने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए खुद रानी का वेश धारण कर लिया था। इनकी समाधि आज भी ग्वालियर में है। इसके अलावा 1857 के वो महान रणनीतिकार तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। बिल्कुल, और अमरचंद भाटिया का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। अब अगर कला और संस्कृति के व्यक्तित्व पर आएं तो तानसेन का नाम सबसे ऊपर आता है। संगीत सम्राट तानसेन, जिनका जन्म बेहत में हुआ था और उनका मूल नाम रामतनु पांडे था। हाँ, और वो राजा मानसिंह तोमर के संगीत विद्यालय से ही निकले थे, जो बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए।
ध्रुपद गायन में उनका योगदान कौन भूल सकता है। और मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही उनकी समाधि भी स्थित है। सही कहा। और ये परंपरा आज तक चल रही है। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को ही देख लीजिए, जिनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था। बिल्कुल। और उनके दादा गुलाम अली खान तो खुद ग्वालियर दरबार के संगीतकार थे। और राजनीति के क्षेत्र में राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो 1962 में लोकसभा चुनी गईं। और हाँ, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म और पालन पोषण इसी ग्वालियर की धरती पर हुआ था। तो इतिहास की उन भव्य इमारतों और राजवंशों को समझने के बाद हाँ बिल्कुल, अब हम सीधे चलते हैं ग्वालियर के भूगोल की ओर, क्योंकि जो किले और तलवारें थी ना, उनकी असली ताकत असल में यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में ही छुपी थी। सही कहा। तो फटाफट इसके भौगोलिक आधार से शुरू करते हैं। अक्षांशी विस्तार देखें तो ये 25 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ तक है। और इसका कुल क्षेत्रफल है करीब 4560 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, एक टर्म जो इन स्रोतों में बार बार आता है वो है अंतर्वर्ती जिला या इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका सीधा मतलब है कि ग्वालियर पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। मतलब इसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य को नहीं छूती है ना? बिल्कुल नहीं छूती। उत्तर पश्चिम में मुरैना, उत्तर पूर्व में भिंड, पूर्व में दतिया और दक्षिण पश्चिम में शिवपुरी है। और एक और चीज, कर्क रेखा भी यहां से नहीं गुजरती। ये मध्य भारत के गिर्द क्षेत्र का हिस्सा है और मालवा पठार व गंगा के मैदान के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र में आता है। अच्छा, ये गिर्द क्षेत्र और संक्रमणकालीन क्षेत्र, मतलब ट्रांजिशनल जोन, ये संक्रमण दिखता कैसे है? देखिए, संक्रमणकालीन का मतलब है एक प्राकृतिक पुल की तरह। जब आप मालवा के पठार से गंगा के समतल मैदानों की तरफ जाएंगे तो बीच में ये इलाका आएगा। तो टोपोग्राफी एकदम से बदलती हुई दिखती होगी। एग्जैक्टली। न तो आपको पूरा मैदान मिलेगा और न ही पूरा पठार। और इसी मिलीजुली टोपोग्राफी में मिलती हैं विंध्यन चट्टानें, जिनमें बलुआ पत्थर मुख्य है। सैंडस्टोन। हाँ। और ग्वालियर समूह की चट्टानें भी यही हैं। हाँ, प्रमुख पहाड़ियां भी इसी का हिस्सा हैं। जैसे सिरकोली वन में टोर हिल है, करीब 1454 फीट ऊंची। और रेहत वन में वो दीन हिल है, 1420 फीट के आसपास। सही कहा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोपाचल पहाड़ी, जिस पर बलुआ पत्थर से बना हुआ ऐतिहासिक ग्वालियर का किला खड़ा है। तो मतलब किले का जो सैंडस्टोन है वो कहीं बाहर से नहीं लाया गया, उसी गोपाचल पहाड़ी की मजबूती ने ही किले को आकार दिया है। बिल्कुल। अब अगर चट्टानें इतनी सख्त और ऊंची हैं तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है पानी का। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये पूरा क्षेत्र गंगा यमुना अपवाह तंत्र में आता है। मतलब यहाँ की नदियां अल्टीमेटली चंबल या यमुना में जाके मिलेंगी। हाँ, सही पकड़ा। यहाँ की प्रमुख नदी सिंध है, जो विदिशा से होकर आती है। और वो स्वर्ण रेखा नदी, वो तो एकदम ऐतिहासिक है, शहर के बीच से ही गुजरती है। इसके अलावा सांक, मुरार, वैशाली और पार्वती नदियां भी इस तंत्र का हिस्सा हैं। अच्छा, जलप्रपात और झीलों में, स्रोतों में खिरोली जलाशय और पगार डैम का जिक्र है। लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है किले के अंदर मौजूद ताल। हाँ, वो जौहर ताल, सूरज कुंड, मानसरोवर, गंगोला और कटोरा ताल। मतलब इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर इतने सारे ताल। देखिए, ये हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है। उस सख्त बलवा पत्थर को तराश कर बनाए गए थे ये ताल, ताकि बारिश का सारा पानी इनमें जमा हो सके। एक तरह का प्राचीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बिल्कुल। और आधुनिक डैम्स की बात करें तो सांक नदी पर तिगरहा डैम है, जो ग्वालियर के पेयजल और सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत है। और पार्वती नदी पर बना हर्षी डैम, जो पूरे संभाग का सबसे बड़ा डैम है। एग्जैक्टली। अब पानी से सीधा जुड़ा होता है मौसम। यहाँ की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय, यानी सब ट्रॉपिकल। और महाद्वीपीय भी, मतलब कॉन्टिनेंटल। हाँ, महाद्वीपीय का मतलब है कि मौसम के नखरे चरम पर होते हैं। गर्मियों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, भयंकर लू चलती है। और सर्दियों में -1.1 डिग्री तक, एकदम सही कड़ाके की ठंड। और अगर बारिश की बात करें तो ये अल्प या औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। सिर्फ 750 से 850 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है यहाँ। काली मिट्टी यानी काबर और लेटराइट यानी भाटा पाई जाती है। लेकिन वैशाली और सांक नदियों के किनारे की जो मिट्टी है ना, वो बहुत ही छिद्रपूर्ण है या पोरस है।
तो जैसे तेज पानी आता होगा वो स्पंज की तरह कट जाती होगी। बिल्कुल, इसी को अवनालिका अपरदन या गली इरोजन कहते हैं। अचानक से नदी में तेज बहाव आता है और वो छिद्रपूर्ण मिट्टी को गहराई तक काट देता है। और इसी अवनालिका अपरदन से वो भूल भुलैया जैसे बीहड़ों का निर्माण हुआ है। सही पकड़ा। अब इतने कठोर और कटे फटे परिदृश्य में भी जीवन पनपता है। जिले में करीब 1193 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। लेकिन बारिश कम है तो यहाँ वो घने जंगल तो नहीं होंगे ना? नहीं, यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं, जैसे खैर, करधई, तेंदू, पलाश और बबूल। मतलब वो पेड़ जो पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। हाँ, और इसी सूखे और खुले इलाके में घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो 1981 में स्थापित हुआ था और 511 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिल्कुल। और ये सबसे ज्यादा जाना जाता है अपनी सोन चिड़िया यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए। अच्छा, तो इस भारी पक्षी को उड़ने के लिए घने जंगलों की नहीं बल्कि ऐसे ही खुले और झाड़ीदार बीहड़ के किनारों की जरूरत होती होगी। एग्जैक्टली, वो इसके लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास है और इसीलिए यहाँ नीलगाय, चीतल और चिंकारा भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये काफी कमाल का बैलेंस है प्रकृति का। चलिए अब आ जाते हैं इस डीप डाइव के आखिरी पॉइंट पर, खनिज और ऊर्जा। हाँ, तो हमने शुरुआत में विंध्यन चट्टानों और बलुआ पत्थर की बात की थी ना, वही यहाँ की सबसे मुख्य खनिज संपदा है। सैंडस्टोन के अलावा और क्या-क्या मिलता है यहाँ? चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांच बनाने वाली सिलिका रेत और चीनी मिट्टी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पहले यहाँ लौह अयस्क भी मौजूद था। अच्छा, एक बात बताइए, ये सैंडस्टोन वही है ना जिसे एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी में चुना गया है? हाँ, सैंडस्टोन टाइल्स को ओडीओपी योजना के तहत चयन किया गया है। मतलब जो बलुआ पत्थर कभी गोपाचल पहाड़ी पर किले की सुरक्षा करता था, आज वही टाइल्स बनकर जिले की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। बहुत सही रूपक दिया आपने। और उद्योगों की बात करें तो यहाँ ऊर्जा के कोई बड़े संयंत्र नहीं हैं। ऊर्जा संसाधनों का थोड़ा अभाव है। हाँ, लेकिन सिथौली में रेलवे का स्प्रिंग कारखाना मौजूद है और खनिजों की बहुतायत की वजह से ये जिला स्टोन कटिंग उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। ग्वालियर के भूगोल, वहाँ की मिट्टी और उस पठारी जमीन के ऊबड़-खाबड़ रास्तों को पूरी तरह से डिकोड करने के बाद अब सीधे उस जमीन पर नियंत्रण रखने वाले असल कंट्रोल रूम में चलते हैं। बिल्कुल। मतलब भूगोल तो किसी जिले का हार्डवेयर हो गया, लेकिन ये जो प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा है ना, वो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एकदम सही तुलना है ये। और इस सिस्टम को समझे बिना ग्वालियर की अहमियत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। प्रशासन हवा में तो काम करता नहीं है। हाँ, वो उसी भूगोल पर टिका होता है। तो चलिए बिना रुके सीधे प्रशासन के इस ताने बाने में प्रवेश करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी इकाई से करते हैं। जी, जब हम ढांचे को देखते हैं तो शुरुआत संभाग से ही करनी होगी। ग्वालियर सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि एक पूरा संभाग है। राइट। और इस संभाग का जो नर्व सेंटर है, जो मुख्यालय है, वो ऐतिहासिक मोती महल भवन में स्थित है। मोती महल मतलब सिर्फ नाम नहीं, सत्ता का असली केंद्र दशकों से यही रहा है। बिल्कुल। और परीक्षार्थियों को यहाँ बहुत ध्यान देना है। इस संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। 5 जिले: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। एकदम सही। परीक्षा में जब सीधे विकल्प आते हैं तो छात्रों को ये संख्या बिल्कुल उंगलियों पर होनी चाहिए। ग्वालियर संभाग मतलब सीधे 5 जिले। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं इतिहास के पन्नों में, 1948 से लेकर 1956 तक के दौर को देखें तो ये तो मध्य भारत प्रांत की राजधानी हुआ करता था ना? हाँ, मध्य भारत की राजधानी। और उस समय राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया थे। 1948 के उस नाजुक माहौल में ग्वालियर जैसी शक्तिशाली रियासत को राजधानी का दर्जा मिलना एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, तो फिर आज के इस जिले वाले ढांचे में ये कब आया? प्रीलिम्स के नजरिए से ये फैक्ट बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी में असली मोड़ आता है 1 नवंबर 1956 को। हाँ, वही राज्य पुनर्गठन वाला दिन। बिल्कुल। 1 नवंबर 1956 को जब वर्तमान मध्य प्रदेश बना, तब ग्वालियर ने अपनी राजधानी वाली हैसियत खो दी और ये एक जिला बन गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है छात्रों के लिए। 1956 से पहले जो पूरे प्रांत की सत्ता चला रहा था, उसे जिले के ढांचे में ढलना पड़ा। जी, और आज के समय में जिले के प्रशासन को देखें तो यहाँ 10 तहसीलें काम कर रही हैं। 10 तहसीलें, एक जिले के लिए ये संख्या काफी बड़ी है। बड़ी भी हैं और जटिल भी। इन 10 तहसीलों के नाम हैं ग्वालियर,
डबरा, भितरवार, चिनौर, घाटी गांव, तानसेन, मुरार, सिटी सेंटर, ग्वालियर ग्रामीण और पिछोर। बाप रे, मतलब इसमें सिटी सेंटर जैसी पूरी तरह शहरी तहसील भी है और भितरवार जैसी एकदम ग्रामीण तहसील भी। बिल्कुल, और इसी वजह से ग्रामीण विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए 4 विकास खंड भी बनाए गए हैं। हाँ, भितरवार, डबरा, मुरार और घाटी गांव, जिसे बड़े भी कहा जाता है। सही कहा। अब अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस जिले में 1 लोकसभा सीट है। सिर्फ 1 लोकसभा सीट? हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच है। ये ग्वालियर सीट सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं है, बल्कि शिवपुरी जिले के साथ साझा की जाती है। ये बहुत अहम तकनीकी बिंदु है, अक्सर ये नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। और राज्य स्तर की बात करें तो विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। 6 सीटें, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार और डबरा। एकदम सही। छात्रों को ये याद रखना है। तो संभाग और जिले के इस बड़े ढांचे के बाद अब सीधे जमीनी स्तर के प्रशासन की तरफ चलते हैं, जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। हाँ, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन। ग्वालियर में ये ढांचा बहुत स्पष्ट है। एक नगर निगम है, 2 नगर पालिकाएं हैं जैसे कि डबरा, और 4 नगर परिषदें हैं, बिलवा, पिछोर, भितरवार और आंतरी। लेकिन वो ग्वालियर नगर निगम की स्थापना वाला फैक्ट काफी दिलचस्प है। 1887 बताया जाता है ना? जी, 6 जून 1887। 1887, ये तो बहुत ही पुराना है। हाँ, और ये इसके आधुनिकीकरण का प्रमाण है। पहले ये लश्कर और मुरार नाम के 2 प्रभागों में बटा था, जिन्हें बाद में मिला दिया गया। मुरार से एक और बात दिमाग में आती है, मुरार छावनी बोर्ड। बहुत ही अनोखा तथ्य है ये। मतलब सेना की छावनी और ग्रामीण कृषि का ऐसा हाइब्रिड मॉडल, ये कैसे काम करता है? देखिए, 1857 के बाद अंग्रेजों ने इसे सैन्य छावनी बनाया, लेकिन वहां पहले से खेती और गांव थे। तो आज मुरार छावनी बोर्ड सेना के साथ साथ कृषि और नागरिक सुविधाओं का भी प्रबंधन करता है। कमाल है। और परीक्षा के लिए तो मुरार छावनी की लोकेशन सीधे सीधे ग्वालियर टिक करनी है? बिल्कुल, एकदम सीधा MCQ है। अच्छा, प्रशासन का ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन इसे चलाने वाले जो लोग हैं, अगर उनकी बात करें तो ग्वालियर तो लीडरशिप की एक मिंट यानी टकसाल की तरह है। टकसाल वाला रूपक बिल्कुल सटीक है। इस जमीन ने राष्ट्रीय स्तर के नेता दिए हैं। सबसे बड़ा नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जिनका जन्म और प्रारंभिक जीवन यहीं बीता। परीक्षार्थियों के लिए यह एक बहुत ही संभावित प्रश्न रहता है। जी, और राजमाता विजयाराजे सिंधिया को कैसे भूल सकते हैं? 1962 में वो पहली बार लोकसभा चुनी गई थी। और फिर माधवराव सिंधिया जी 1971 में, बिल्कुल। और 1986 से 1989 तक वो देश के रेल मंत्री भी रहे। हाँ, रेलवे का आधुनिकीकरण। और आज के परिदृश्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री हैं। सही कहा। और सिर्फ सिंधिया परिवार नहीं, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म और पालन पोषण भी यहीं हुआ। और सिर्फ राजनेता ही नहीं निकले यहाँ से, न्यायपालिका में भी बहुत बड़ा नाम है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा जी, उनका भी जन्मस्थान ग्वालियर ही है। तो मतलब राजनीति और न्याय दोनों में इस जिले की जड़ें बहुत गहरी हैं। और जब दिग्गज राजनेताओं की बात हो रही है तो कानून और न्याय की व्यवस्था की चर्चा भी कर ही लेते हैं। बिल्कुल। न्यायपालिका के स्तर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। एकदम सही। 1956 के राज्य पुनर्गठन के बाद विकेंद्रीकरण के तहत 1968 में ये बेंच यहाँ स्थापित की गई थी। और जहां न्याय है वहां उसे लागू कराने वाली पुलिस और सेना भी तो है। ग्वालियर तो देश के सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा ट्रेनिंग हब है। छात्रों को ये फैक्ट बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ग्वालियर के टेकनपुर में सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की अकादमी स्थित है। BSF अकेडमी। पिछले सालों के पेपर्स में ये सवाल बहुत बार आया है कि ये कहाँ है, और उत्तर हमेशा टेकनपुर ग्वालियर ही होगा। सिर्फ BSF नहीं, NCC की महिला अधिकारियों का जो OTA है, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वो भी यहीं है। जी, और CRPF का केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज यानी CTC भी ग्वालियर में ही मौजूद है। मतलब देश के सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट यही तैयार हो रहा है। चलिए, न्याय और सुरक्षा तो हो गई। अब बात करते हैं सरकार के सबसे जटिल काम की, यानी कागजात, रिकॉर्ड और रेवेन्यू। बिल्कुल। ग्वालियर को अगर मध्य प्रदेश के रेवेन्यू और रिकॉर्ड्स का नर्व सेंटर कह दें तो गलत नहीं होगा। एकदम सही। और इसका कारण वही 1956 वाला इतिहास है, जब राजधानी का दर्जा छिना तो उसकी भरपाई के लिए राज्य के कई बड़े कार्यालय ग्वालियर को दिए गए, जैसे कि राजस्व मंडल। हाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू।
जमीन के विवादों का अंतिम फैसला यहीं होता है। इसका मुख्यालय ग्वालियर में है। मतलब परीक्षार्थियों को सीधे राजस्व मंडल का मुख्यालय ग्वालियर टिक करना है। इसके अलावा महालेखाकार कार्यालय, जिसे हम एजी ऑफिस कहते हैं, वो भी यहीं है। साथ ही भू अभिलेख एवं बंदोबस्त आयुक्त का कार्यालय भी ग्वालियर में काम करता है। और परिवहन आयुक्त और राज्य आबकारी आयुक्त का मुख्यालय भी यहीं है। जी, और एक बहुत ही खास विभाग है, भारत के नारकोटिक्स आयुक्त का कार्यालय। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। बिल्कुल, इसका भी मुख्यालय ग्वालियर में ही स्थित है। तो किसी भी बड़े मंडल या आयुक्त के मुख्यालय का सवाल आए तो ग्वालियर एक बहुत मजबूत विकल्प है। बिल्कुल, और प्रशासन सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स में नहीं उलझा है, सुशासन और ई गवर्नेंस में भी आगे है। हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए 100 शहरों में ग्वालियर भी शामिल है। तो परीक्षार्थियों, ये था ग्वालियर का पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक एक्सरे। राजव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह डिकोड करने के बाद अब बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे चलते हैं ग्वालियर जिले की अर्थव्यवस्था के मास्टर स्ट्रक्चर की ओर। मतलब चलिए देखते हैं कि यहाँ का आर्थिक इंजन कैसे काम करता है। बिल्कुल, और देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ग्वालियर की अर्थव्यवस्था के हर एक पहलू और उससे जुड़े जो भी संभावित प्रश्न या एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, उन्हें हम उसी तेज गति से कवर करेंगे। तो अर्थव्यवस्था की नींव हमेशा कृषि ही होती है। क्या ग्वालियर की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह कृषि प्रधान है? और यहाँ की जमीन से कौन सी खास चीजें निकल कर आती हैं जो सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? जी, यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान जिला ही है। यहाँ रबी के मौसम में ना गेहूं और सरसों प्रमुखता से उगाए जाते हैं। अच्छा, और रबी के अलावा अन्य फसलें? अन्य फसलों में दलहन जैसे चना, मूंग, उड़द और मक्का, धान और तिलहन शामिल हैं। और हाँ, बागवानी में अमरूद, आम और पपीता भी होता है यहाँ। काफी विविधता है। और पशुपालन की बात करें तो? पशुपालन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ की जलवायु ना गौलाव गाय की नस्ल के लिए बहुत अनुकूल है। गौलाव? जी, गौलाव। और ये उच्च गुणवत्ता वाले दूध के लिए काफी प्रसिद्ध है। एग्जाम में आ सकता है ये। राइट। अब जरा ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर आते हैं। यहाँ से क्या चुना गया है? यहाँ खनिज की बहुलता है, तो इसी कारण सैंडस्टोन टाइल्स को एक जिला एक उत्पाद चुना गया है। और जीआई टैग, मुझे याद आ रहा है कुछ हस्तकला से जुड़ा हुआ था। एकदम सही। 2023 में ग्वालियर के हस्तनिर्मित कालीन यानी कारपेट को जीआई टैग मिला है। परीक्षा के लिए ये एक सीधा और बहुत जरूरी सवाल है। तो कृषि और विशिष्ट उत्पाद तो हो गए। अब इन कृषि उत्पादों या खनिजों को प्रोसेस करने के लिए उद्योग भी चाहिए। तो ग्वालियर नगर निगम के अलावा वो कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जो ग्वालियर को एक इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं? देखिए, लिस्ट थोड़ी लंबी है। डबरा, महाराजपुरा, बिड़ला नगर, गोसपुरा, रायरू, पुरानी छावनी, सिथौली और बिलुआ, ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा निकटतम क्षेत्र मालनपुर है, जो भिंड जिले में है ना? जी बिल्कुल, वो भिंड में है। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पीएसयूज की बात करें तो सिथौली बहुत महत्वपूर्ण है। सिथौली में क्या खास है? वहां भारतीय रेलवे का स्प्रिंग बनाने का कारखाना है। ओहो। हाँ, और साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीन जो DRDE है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, वो भी यहीं स्थित है। और जो सैंडस्टोन की बात हुई थी, क्या उसका भी कोई विशिष्ट क्लस्टर है? जी हाँ, यहाँ बाकायदा एक स्टोन पार्क है जिसमें 35 से ज्यादा इकाइयां हैं। इसके अलावा एक ट्रांसफॉर्मर और संबंध उत्पाद क्लस्टर और एक सैंडस्टोन प्रोसेसिंग क्लस्टर भी है। मतलब औद्योगिकरण काफी मजबूत है। और ऐतिहासिक भी है, जैसे 1905 का ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स, 1920 का ग्वालियर पॉटरीज और बिरला नगर में ग्रासिम वो जेसी मिल्स। अच्छा, ये तो पुराने और ऐतिहासिक उद्योग हो गए। और MCQ के लिहाज से वो रेलवे स्प्रिंग कारखाना वाला पॉइंट बहुत सॉलिड है। सीधा उत्तर सिथौली। बिल्कुल। अब अगर इंडस्ट्री है तो माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मजबूत अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। यहाँ का रोड, रेल और हवाई यातायात का क्या नेटवर्क है? हवाई परिवहन में सबसे बड़ा अपडेट आया है। यहाँ महाराजपुरा में राजमाता विजय राजे सिंधिया एयर टर्मिनल है। हाँ, जिसका नया टर्मिनल बना है। जी, मार्च 2024 में 144 एकड़ में फैले इस नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है और ये अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, वाह। और रेलवे का क्या स्टेटस है? ग्वालियर जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR में आता है। ये एक संभावित MCQ है। राइट। और एक ऐतिहासिक फैक्ट भी है, यह दुनिया के सबसे लंबे नैरो गेज रूट का जंक्शन रहा है, ग्वालियर से श्योपुर तक
करीब 198 किलोमीटर। अच्छा, वो छोटी लाइन। हाँ, जो अब ब्रॉड गेज बन रहा है। सही है। और सड़क व एक्सप्रेसवे? सड़कों में यहाँ से NH44 और NH46 गुजरते हैं और भविष्य के लिए ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड, चंबल और ग्वालियर लखनदौन एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। और उद्योगों के लिए अगर कोई ड्राई पोर्ट हो? सबसे नजदीकी ICD यानी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो वही मालनपुर में है, जिसकी हमने अभी बात की थी। तो अधोसंरचना का विकास तो तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या ये विकास भविष्य के लिए सस्टेनेबल है? मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, पहली बात तो ग्वालियर भारत के 100 स्मार्ट सिटी मिशन शहरों में शामिल है और पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ा MCQ है। कौन सा? बायो CNG प्लांट वाला। ग्वालियर की जो लाल टिपारा गौशाला है ना, वो देश की पहली आधुनिक बायो CNG प्लांट वाली गौशाला बन गई है। देश की पहली? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हरित विमानन की बात करें तो जो नया एयरपोर्ट टर्मिनल है उसमें 2.5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा है और साथ ही वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है। क्या बात है। चलिए, अब अर्थव्यवस्था और विकास का सीधा असर जनसंख्या पर पड़ता है। परीक्षा के नजरिए से 2011 की जनगणना के वो कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं? 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 20,32,036 है और जनसंख्या घनत्व 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर का क्या आंकड़ा है? साक्षरता दर 76.65% है, जिसमें पुरुष 84.70% और महिलाएं 67.38% हैं। राइट। और सबसे जरूरी लिंगानुपात, ये तो हर एग्जाम में आता है। जी, औसत लिंगानुपात 864 है और शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का होता है वो 840 है। परीक्षा में ये सीधा पूछा जाता है। 864 और 840 याद रखने वाले नंबर्स हैं। अच्छा, नगरीकरण का स्तर कैसा है यहाँ? नगरीकरण का स्तर उच्च है। करीब 62.69% आबादी शहरी है और 37.31% ग्रामीण है। और जनजातीय वितरण? ST आबादी मात्र 3.55% है और SC 19.34% है। लेकिन ये पूरा संभाग सहरिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। सहरिया जनजाति, हाँ, उनका कृषि में भी कोई योगदान है ना? बिल्कुल। यहाँ शिवपुरी, गुना आदि से भूमिहीन सहरिया आदिवासी मौसमी कृषि मजदूरी के लिए आते हैं। और उन्हें कुछ खास नाम से बुलाया जाता है? जी, उन्हें स्थानीय भाषा में चैतवा कहा जाता है। चैतवा। तो ये था ग्वालियर जिले का पूरा आर्थिक ढांचा और जनसांख्यिकीय विश्लेषण। ग्वालियर जिले के अर्थव्यवस्था के उन सारे आंकड़ों को डिकोड करने के बाद अब हम इस जिला दर्शन सीरीज के सबसे दिलचस्प हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब ग्वालियर सिर्फ पुरानी ईंटों और खंडहर हो चुके किलों का कब्रिस्तान नहीं है। इस डीप डाइव में हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े झूमर से लेकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घराने तक यहाँ एक ऐसा जीवंत इकोसिस्टम है जो आज भी वैश्विक रिकॉर्ड बना रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसी भी ऐतिहासिक शहर की असली धड़कन ना वहाँ के महलों या लड़ाइयों में उतनी नहीं धड़कती जितनी वहाँ के लोगों और उनके उत्सवों में बसती है। तो सबसे पहले ग्वालियर की इस लोक संस्कृति की ही बात करते हैं। अगर हम नृत्यों से शुरू करें तो यहाँ का अहिरी नृत्य मुख्य रूप से पशुपालक समुदायों और ग्वालों द्वारा किया जाता है। हाँ, और फिर वो बरेदी नृत्य भी तो है। एकदम सही। बरेदी नृत्य जो दिवाली या पड़वा के अवसर पर बहुत प्रमुखता से होता है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग की सहरिया जनजाति की परंपराएं बहुत विशिष्ट हैं। आप देखिए, विवाह जैसे मांगलिक मौकों पर वो लोग लूर नृत्य करते हैं और जब भुजरिया या तेजाजी की पूजा होती है तो लहंगी या डंडा नृत्य किया जाता है। और इन सब में ना मुझे वो दुलदुल घोड़ी नृत्य बहुत हैरान करता है। मतलब इसमें पुरुष वो कागज की लुगदी वाली घोड़ी पहनकर जो परफॉर्म करते हैं। हाँ, दुलदुल घोड़ी मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक बेहतरीन नृत्य है। अब अगर हम नृत्य से गायन की तरफ आएं तो ग्वालियर को संगीत का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने जिस ध्रुपद गायन को संरक्षण दिया था वो इसी शहर की देन है। अच्छा, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो सबसे पुराना ख्याल घराना है वो भी तो ग्वालियर घराना ही है। मैं तो इसे आज की तकनीक के हिसाब से ना पूरे हिंदुस्तानी संगीत का फाउंडेशनल ओपन सोर्स कोड मानती हूँ। क्या बात है, ये ओपन सोर्स कोड वाली एनालिसिस बहुत सटीक है। मतलब इसी कोड को आधार बनाकर तो आगे चलकर बाकी सभी घरानों ने अपनी अपनी शैलियों की नींव रखी ना। बिल्कुल।
ग्वालियर घराने ने ही वो मूल नियम और ढांचा दिया था। और संगीत के साथ साथ यहाँ नाट्य परंपरा भी बहुत समृद्ध है। जैसे भादों के महीने में विशेषकर कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ रासलीला का बहुत प्रमुखता से मंचन होता है। हालांकि रासलीला मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नाट्य है, लेकिन ग्वालियर, भिंड और मुरैना में इसका बहुत गहरा प्रभाव है। और जब हम मेलों और उत्सवों की बात कर रहे हैं तो तानसेन समारोह को तो भूल ही नहीं सकते। कभी नहीं। हर साल दिसंबर की ठंड में बेहट गांव में ये समारोह होता है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 2024 में इसको 100वां यानी शताब्दी संस्करण आयोजित हुआ है। इसका संचालन बाकायदा मध्य प्रदेश शासन की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण MCQ फैक्ट है। और मेलों में ग्वालियर व्यापार मेला भी तो काफी मशहूर है। मैंने पढ़ा था कि 1905 में माधवराव सिंधिया प्रथम ने इसे एक पशु मेले के रूप में शुरू किया था। जी हाँ, और आज वो पशु मेला आधुनिक भारत का कितना विशाल व्यापारिक एक्सपो बन चुका है। इसके अलावा हीरा भूमिया का मेला, भवभूति समारोह और अंतर्राष्ट्रीय उद्भव उत्सव भी ग्वालियर की सांस्कृतिक गतिशीलता को बनाए रखते हैं। अब अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स से निकलकर दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट्स की तरफ बढ़ें तो ग्वालियर के हाथों से गढ़ी कला भी दुनिया में डंका बजा रही है। बिल्कुल। और चित्रकला की बात करें तो ग्वालियर के नाम आधुनिक दुनिया का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। श्याम वाटिका में आशुतोष पाणिग्रही द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर भित्ति चित्र या इंडोर म्यूरल यही है। इसे बाकायदा गिनीज बुक में मान्यता मिली हुई है। सही बात है। और हस्तशिल्प में तो इस शहर की एक अलग ही चमक है, खासकर यहाँ की कालीन बुनाई जो मुगल काल से चली आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि 2023 में यहाँ के हाथ से बुने कालीनों को GI टैग भी प्राप्त हुआ है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। मतलब जो कालीन बुनाई मुगल काल से हो रही है, उसे अपनी विशिष्ट पहचान या GI टैग पाने के लिए 2023 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? ये फासला थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, आपका आश्चर्य एकदम वाजिब है। दरअसल पहले के दौर में इन कलाओं को राजा महाराजाओं का सीधा संरक्षण मिलता था, लेकिन आज के आधुनिक और मशीनी युग में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए GI टैग जैसी कानूनी ढाल बहुत जरूरी हो गई है, ताकि असली कारीगरों की कला को सस्ते बाजारों से बचाया जा सके। और कालीन के अलावा यहाँ का पत्थर शिल्प भी बेमिसाल है। हाँ, वो बलवा पत्थर पर जो बारीक नक्काशी होती है। जी, और MCQs के लिए खासकर याद रखें, गेंडे वाली सड़क की जाली वर्क इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही पेपर मेशी यानी कागज की लुगदी का शिल्प, चमड़े के उत्कृष्ट उत्पाद जैसे कि यहाँ के जूते और मशहूर बट्टोबाई की गुड़िया भी यहाँ की रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। तो जो बारीकी इन लोगों ने पत्थरों और कालीनों पर दिखाई, वही गहराई ग्वालियर के लोगों ने साहित्य में भी दिखाई है। अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य को देखें तो तानसेन ने संगीत सार और राजमाला की रचना की थी। बिल्कुल। और 11वीं-12वीं सदी में जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जिसे हम आला खंड भी कहते हैं, वो बुंदेलखंड के साथ साथ इस ग्वालियर अंचल में भी बहुत प्रसिद्ध है। आला गायन में अलग ही जोश होता है। और आधुनिक हस्तियों की बात करें तो निदा फाजली साहब, जिन्हें उनकी आत्मकथा दीवारों के बीच के लिए मीर तकी मीर पुरस्कार मिला, उनका भी गहरा नाता यहाँ से रहा है। उनकी गजल सफर में धूप तो होगी बहुत मशहूर है। और सिर्फ वही नहीं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर, इन दोनों का जन्म और पालन पोषण भी तो ग्वालियर में ही हुआ है। मुझे तो ये तथ्य बहुत दिलचस्प लगता है कि अटल जी जैसे प्रखर हिंदी वक्ता और जावेद साहब या निदा फाजली जैसे महान उर्दू रचनाकार बिल्कुल अलग अलग विधाओं के होने के बावजूद एक ही शहर की सांस्कृतिक आबोहवा से निकले हैं। हाँ, और इसी बौद्धिक आबोहवा ने यहाँ की पत्रकारिता को भी सींचा है। मध्य प्रदेश का पहला उर्दू समाचार पत्र ग्वालियर गैजेट यहीं से निकला था। महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी भी इसी जमीन से जुड़े थे और ये सिलसिला रुका नहीं है। आज भी स्वदेश, नव भारत, राज एक्सप्रेस जैसी दैनिक पत्रिकाएं और आलेख लाइफ इन पेजेस तथा सोलस्टर जैसी मैगजीन ग्वालियर से प्रकाशित होती हैं। तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन महान हस्तियों ने जिस शहर की वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के बीच अपनी कला को निखारा, वो वास्तुकला खुद कैसी दिखती है। बिल्कुल, और इस वास्तुकला के सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए
ही 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने ग्वालियर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में शामिल किया है। अब किलों की बात करें तो 8वीं सदी में राजा सूरत सेन द्वारा बनवाया गया ग्वालियर का किला सबसे प्रमुख है। इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। बाबर ने तो इसे किलों के हार का मोती कहा था। और इसी किले के अंदर 15वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया मान मंदिर है। इसकी दीवारें वो रंगीन टाइल वर्क और बत्तखों की नक्काशी के लिए जानी जाती हैं। साथ ही रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया गुजरी महल भी तो है। सही कहा। और वास्तुकला का एक बिल्कुल अलग रूप 1874 में बने जयविलास पैलेस में दिखता है। ये टस्कन, इटालियन और कुरिंथियन शैली का एक शानदार मिश्रण है, जहां दुनिया के सबसे बड़े झूमर लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम धार्मिक वास्तुकला पर आएं तो 1093 में बना सास बहु मंदिर पूरी तरह से नागर शैली का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन वास्तुकला में मेरा सबसे फेवरेट तो तेली का मंदिर है। मतलब 8वीं-9वीं शताब्दी में बना ये 100 फीट ऊंचा मंदिर, मुझे तो ये प्राचीन वास्तुकला का एकदम अलग ही प्रयोग लगता है ना। हाँ, मुझे तो ये एक डीजे मैशअप जैसा लगता है। मतलब आप देखिए ना, उस दौर में जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब उत्तर और दक्षिण भारत की शैलियों को एक साथ पिरो दिया गया। इसका शिखर तो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में बना है, लेकिन इसका आधार पूरी तरह नागर शैली में है। ये एक अद्भुत फ्यूजन है और एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी भी। बहुत सही पकड़ा आपने। इसी तरह 15वीं सदी की सिद्धाचल गुफाएं भी बहुत खास हैं, जहां रॉक कट जैन मूर्तियां स्थित हैं। इनमें भगवान ऋषभनाथ की 58 फीट ऊंची प्रतिमा सबसे अहम है। इसे भी परीक्षा के लिए जरूर याद रखें। और इसी किले के पास सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब की याद में गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ स्थित है। और एक और कमाल की इमारत है यहाँ का सूर्य मंदिर। 1988 में बना ये मंदिर पूरी तरह से उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की प्रतिकृति है जी। और यहाँ के मकबरे भी कम नहीं है। 16वीं सदी के सूफी संत मोहम्मद गौस का मकबरा अपनी बलुआ पत्थर की जाली वर्क के लिए मशहूर है और उसके ठीक पास तानसेन का बहुत ही सरल और सादा सा मकबरा है। वास्तुकला का ये विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। और इतिहास के पन्नों में दर्ज 1858 की क्रांति की नायिका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी इसी शहर में है। इतने विशाल इतिहास को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि ग्वालियर आज अपनी इस विरासत को कैसे सहेज रहा है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से सहेज रहा है। अकादमिक रूप से देखें तो 2008 में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और संग्रहालयों की तो यहाँ एक पूरी श्रृंखला है। जैसे 1922 में स्थापित गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय। अरे हाँ, उसी गुजरी महल संग्रहालय में तो ग्यारसपुर की वो अति दुर्लभ शाल भंजी का मूर्ति मौजूद है ना, वृक्ष की देवी की वो अद्भुत मूर्ति। बिल्कुल वही मूर्ति। और इसके बाद आता है सरोद घर। ये दरअसल महान सरोद वादक उस्ताद हाफिज अली खान का पैतृक घर था, जिसे अब एक संगीत संग्रहालय में बदल दिया गया है। मुझे सरोद घर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने दीजिए। मतलब एक आम पैतृक निवास को उन्होंने एक म्यूजिकल टाइम मशीन में कैसे बदल दिया? यही तो इसकी खासियत है। उन्होंने उस घर की मूल वास्तुकला को नहीं बदला। जिन कमरों में पीढ़ियों तक रियाज हुआ था, वहीं पुराने वाद्यों और दस्तावेजों को प्रदर्शित कर दिया गया, ताकि उस जगह की आत्मा बची रहे। इसके अलावा जयविलास पैलेस का एक हिस्सा अब जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय बन चुका है, जहां वो मशहूर चांदी की ड्रिंक्स ट्रॉली रखी है। कमाल है। और परीक्षा के नजरिए से एक और बहुत खास पॉइंट है, भारत का पहला भूविज्ञान संग्रहालय या जियो साइंस म्यूजियम भी ग्वालियर में ही मौजूद है। साथ ही हाल ही में बना अटल संग्रहालय भी इस शहर की धरोहर में एक नया आयाम जोड़ता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ग्वालियर का अध्ययन सिर्फ इतिहास की किताबें पढ़ना नहीं है। ये देखना है कि कैसे पत्थर की नक्काशी, साहित्य और ध्रुपद ख्याल गायन सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो अभी तक हमने ग्वालियर जिले की जो कला और संस्कृति थी उसको बहुत ही डिटेल में समझा, लेकिन अब इस रिवीजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सीधे चलते हैं शहर के स्पोर्ट्स लैंडस्केप की, यहाँ के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च सेंटर्स और कुछ एकदम ताज़ा करंट अफेयर्स की तरफ। बिल्कुल। और देखिए, कल्चर तो अपनी जगह है ही, पर जब स्पोर्ट्स की बात आती है ना, तो ग्वालियर का इतिहास काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। शुरुआत अगर हम करें तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम से होती है। हाँ, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ये तो मूल रूप से एक हॉकी स्टेडियम हुआ करता था ना? एकदम सही।
और यही इसमें सबसे बड़ा कैच है। ये ओरिजिनली एक हॉकी का मैदान था, लेकिन फिर 1988 में इसे पूरी तरह से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बदल दिया गया। अच्छा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टेडियम ने अपना पूरा प्रोफेशन ही चेंज कर लिया जी 1988 में। हाँ, 1988 में। और इसकी जो दर्शक क्षमता है ना, वो करीब 45,000 है। और आपको याद होगा, या शायद स्टूडेंट्स को भी याद हो, कि इसी मैदान पर 2010 में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल आया था। कहीं आप सचिन तेंदुलकर के उस मैच की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल वही। सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे इंटरनेशनल का सबसे पहला दौरा शतक लगाया था, वो इसी मैदान पर लगाया था। ये सीधा सवाल आता है एग्जाम में। बाप रे, ये तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन मैंने सुना है कि ग्वालियर में अब एक और बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। हाँ, शंकरगढ़ में श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो रहा है। और इसकी कैपेसिटी सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। इसकी क्षमता पूरे 1 लाख दर्शकों की है। 1 लाख? मतलब ये तो ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। लेकिन क्रिकेट के इस ग्लैमर में कहीं ग्वालियर ने अपनी हॉकी की जो जड़ें हैं उन्हें तो नहीं छोड़ दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉकी का बेस अभी भी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। वहाँ रेलवे हॉकी स्टेडियम मौजूद है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें कृत्रिम टर्फ यानी आर्टिफिशियल टर्फ बिछाई गई है। राइट, आर्टिफिशियल टर्फ पर तो गेम की स्पीड ही एकदम बदल जाती है। और जब हॉकी की बात हो ही रही है तो कैप्टन रूप सिंह जी के बारे में भी कुछ फैक्ट्स हमें याद रखने चाहिए। हाँ, कैप्टन रूप सिंह बैस, ये महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई थे। और जो 1932 और 1936 के ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का ये बहुत अहम हिस्सा थे। क्या बात है। और आधुनिक समय में भी यहाँ से कई खिलाड़ी निकले हैं ना? बिल्कुल, जैसे पूर्व सेंटर फॉरवर्ड शिवेंद्र सिंह, वो भी ग्वालियर में ही जन्मे हैं। पर इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कोई सिस्टम भी तो होगा, कोई बड़ा ट्रेनिंग सेंटर? वहीं पर रोल आता है LNIPE का, यानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। LNIP, इसका स्थापना वर्ष तो एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। अगस्त 1957 ना? एकदम सही, अगस्त 1957 यानी 1857 की क्रांति के ठीक 100 साल बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा शारीरिक शिक्षा संस्थान है। एशिया का सबसे बड़ा? एशिया का सबसे बड़ा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ यही नहीं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2006 में मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी भी यहीं स्थापित की गई थी। 2006 में? नोटेड। और शायद 2019 के आसपास दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी कुछ शुरू हुआ था यहाँ। हाँ, 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई। और जब दिव्यांग खिलाड़ियों की बात होती है तो सत्येंद्र लोहिया का नाम सबसे पहले आता है। सत्येंद्र लोहिया, इनका क्या रिकॉर्ड है? ये इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले दिव्यांग तैराक बने हैं। बाप रे, इंग्लिश चैनल पार करना, वो भी बिना पैरों की ताकत के, ये सच में असाधारण है। बिल्कुल। और इनके अलावा विशाल कैम जैसे हैमर थ्रोअर और देश की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट अंपायर सुभद्रा भोसले गायकवाड़ भी इसी खेल तंत्र से जुड़ी हैं। तो मतलब स्पोर्ट्स का तो पूरा एक इकोसिस्टम है ग्वालियर में। अब अगर मैदान से थोड़ा बाहर निकलें तो ग्वालियर एक तरह का नर्व सेंटर भी तो है एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। हाँ, एजुकेशन और रिसर्च में इसका बहुत पुराना इतिहास है। मेडिकल शिक्षा को ही ले लीजिए। 1 अगस्त 1946 को यहाँ गजरा राजा मेडिकल कॉलेज यानी GRMC की स्थापना हुई थी। 1 अगस्त 1946, यानी देश की आज़ादी से भी 1 साल पहले। तब तो ये स्टेट का पहला मेडिकल कॉलेज हुआ ना? एकदम सही। ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज है और आज के समय में यहाँ का कैंसर हॉस्पिटल भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। राइट। और रिसर्च की एक और बात बता दूं, यहाँ केंद्रीय आलू अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र भी स्थित है। आलू अनुसंधान का रीजनल सेंटर। सही है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि यहाँ देश की सुरक्षा से जुड़े काफी बड़े संस्थान हैं। अरे, डिफेंस के मामले में तो ग्वालियर का एक तरह से एकाधिकार है। यहाँ DRDE मौजूद है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील रिसर्च करता है। अच्छा, और हायर एजुकेशन की बाकी यूनिवर्सिटीज के एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स भी काफी पूछे जाते हैं, जैसे जीवाजी विश्वविद्यालय कब बना था? और जीवाजी विश्वविद्यालय बना था 1964 में।
इसके अलावा 2008 में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और तकनीकी शिक्षा के लिए 1997 में ABV IIITM भी बनाया गया। 1997 में ABV IIITM, ठीक है। और ट्रेनिंग के लिए भी कुछ बड़े सेंटर्स हैं ना यहाँ, टिकनपुर में शायद? हाँ, टिकनपुर में देश की एकमात्र BSF अकेडमी है, सिर्फ एक। रुकिए, एकमात्र BSF अकेडमी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ट्रेनिंग ग्वालियर में, जो कि बॉर्डर से इतना दूर एकदम सेंटर में है। यही तो स्ट्रैटेजी है, सामरिक गहराई या स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसे कहते हैं, ताकि युद्ध की स्थिति में ट्रेनिंग सेंटर सुरक्षित रहें और वहां से नई टुकड़ियां लगातार भेजी जा सके। ओह, ये तो बहुत गहरा लॉजिक है। और इसके अलावा भी कोई फोर्सेस हैं वहाँ? बिल्कुल। महिला अधिकारियों के लिए NCC की जो OTA है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, वो भी यही है। और साथ ही CRPF का केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज भी यहीं स्थित है। तो सुरक्षा के साथ साथ क्या प्रशासन के मामले में भी एक मुख्य केंद्र है? हाँ, राज्य का राजस्व मंडल यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यही है। महालेखाकार या AG का कार्यालय और आबकारी व परिवहन आयुक्त के कार्यालय भी यहीं से काम करते हैं। तो इतने सख्त अनुशासन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच क्या ग्वालियर में कुछ नयापन या करंट अफेयर से जुड़ा कोई कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है? बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी है। वाओ, यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, ये तो पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और सिर्फ मान्यता ही नहीं मिली, ग्वालियर ने इसे साबित भी किया। दिसंबर 2024 में जो 100वां तानसेन समारोह हुआ था ना, उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। कैसा रिकॉर्ड? एक साथ पूरे 1300 तबला वादकों ने किले के सामने प्रदर्शन किया। 1300 तबले एक साथ 1300 तबले। सोचकर ही लग रहा है कि कितनी गजब की आवाज गूंजी होगी किले की दीवारों पर। बिल्कुल। और इसी गूंज के सम्मान में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि अब प्रति वर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को तबला दिवस, ये एकदम करंट अफेयर्स का सॉलिड पॉइंट है। पर क्या कुछ मॉडर्न इनोवेशन भी हो रहे हैं वहाँ, या सिर्फ कल्चर पे ही फोकस है? इनोवेशन भी तेजी से हो रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट का नया टर्मिनल देखिए। 144 एकड़ में फैला ये राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे रिकॉर्ड 16 महीने में तैयार किया गया है। सिर्फ 16 महीने में इतना बड़ा टर्मिनल, ये तो वाकई गजब की स्पीड है। बात करें तो यहाँ देश की पहली एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब बनाई गई है। एरोपोनिक यानी जो हवा में पौधे उगाने वाली तकनीक होती है? हाँ, बिल्कुल वही। बिना मिट्टी के हवा में पौधे उगाना। और साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए लालटिपारा गौशाला में भारत का पहला बायो CNG प्लांट भी स्थापित किया गया है, जो कचरे से CNG बनाता है। हाँ, वेस्ट को क्लीन फ्यूल में बदलने वाला प्लांट। तो आप देख सकती हैं कि ग्वालियर सिर्फ पुराने इतिहास में नहीं जी रहा है। बिल्कुल, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि कुछ नया शुरू करना या पहली बार कोई चीज करना ग्वालियर के खून में है। तो अगर हम कुछ मिसलेनियस और प्रथम चीजों के फैक्ट्स देखें तो और क्या-क्या लिस्ट में आता है? लिस्ट काफी लंबी है। जैसे देश का सबसे पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में ही स्थापित हुआ था। जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है। और मीडिया या न्यूज के क्षेत्र में राज्य का पहला उर्दू समाचार पत्र जिसका नाम था ग्वालियर गजेट, वो भी यहीं से निकला था। ग्वालियर गजेट, ये नाम याद रखना होगा स्टूडेंट्स को। और कुछ खास बुनियादी ढांचा की बात करें तो एक बहुत ही साइंटिफिक शुरुआत हुई थी केदारपुर में। राज्य का पहला एनिमल इंसिनरेटर लगाया गया था ताकि मृत पशुओं का सही तरीके से निपटान हो सके और बीमारियां ना फैलें। ये तो साफ सफाई के लिए बहुत जरूरी कदम था। और एजुकेशन या ट्रेनिंग में कोई फर्स्ट है यहाँ? हाँ, 2008 में देश का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर यहीं खोला गया था। और अगर थोड़ा मनोरंजन की तरफ देखें तो व्यापार मेले में राज्य का पहला 5D थिएटर भी ग्वालियर में ही शुरू हुआ था। 5D थिएटर, बढ़िया। और कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कोई फैक्ट? संचार के लिए 1964 में यहाँ आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ। और ट्रांसपोर्ट में तो एक ग्लोबल रिकॉर्ड था इनके पास। ग्वालियर से श्योपुर तक चलने वाला 198 किलोमीटर का रेलवे रूट। अच्छा, वो जो नैरो गेज वाली ट्रेन चला करती थी? हाँ, दुनिया का सबसे लंबा नैरो गेज रेलवे रूट यहीं संचालित होता था। दुनिया का सबसे लंबा नैरो गेज रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ। और आखिर में सुरक्षा के नजरिए से वो एयरबेस वाला पॉइंट भी बताई दीजिए। हाँ,
भारतीय वायुसेना का महाराजपुरा एयरबेस, ये एक बहुत ही रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक एयरबेस है जहां अत्याधुनिक मिराज 2000 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। मिराज 2000 तैनात है। तो जब हम इन सारे सोर्सेस को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो शहर के वो ऐतिहासिक उपनाम एकदम जस्टिफाइड लगते हैं, जैसे तानसेन की वजह से इसे संगीत की नगरी कहते हैं। बिल्कुल, और इसके किले की जो अभेद्यता और मजबूती है, उसके कारण इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। भारत का जिब्राल्टर। तो इसी के साथ हमारी ये जो पूरी डीप डाइव या यूं कहें कि मास्टर सीरीज का ये जिला दर्शन लेक्चर है वो पूरा होता है। हमने स्पोर्ट्स से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशंस और एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स तक सब कुछ कवर कर लिया है। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ऐतिहासिक रूप से ग्वालियर किले को उसकी मजबूत पत्थर की दीवारों के कारण अभेद्य माना जाता था, इसीलिए इसे भारत का जिब्राल्टर कहा गया। लेकिन आज हमने जो देखा, हवा में पौधे उगाने वाली लैब, कचरे से चलने वाला बायो सीएनजी प्लांट और ये ग्लोबल म्यूजिक रिकॉर्ड्स, हाँ, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या आज के समय में ग्वालियर की असली अजेयता या इम्पेनेट्रेबिलिटी उसकी पुरानी दीवारों में है, या खुद को लगातार आधुनिक और रेलेवेंट बनाए रखने की इस गजब की क्षमता में। खैर, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मास्टर सीरीज वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं कि ये रिवीजन आपको कैसा लगा। साथ ही ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक या जिले पर चाहते हैं। और हाँ, इस लेक्चर और सीरीज से जुड़े जितने भी जरूरी स्टडी मटेरियल्स और पीडीएफ्स हैं, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी मास्टर क्लास आपसे मिस ना हो। सही कहा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी तैयारी मजबूत रखिए। थैंक यू।